Hello, my all physio learners. So, how are you all? Today, our topic is multiple sclerosis. Fine. You know that multiple sclerosis and Guillain-Barré syndrome are similar because in both condition affects the nervous system, either central nervous system or peripheral nervous system, but affects nervous system. And in both condition occurs destruction or a depletion of myelin sheath that are the protecting covering of our nervous system is myelin sheath. And the main major difference in both conditions are in multiple sclerosis affects our central nervous system and in Guillain-Barré syndrome affects our peripheral nervous system. Anyways, we will cover Guillain-Barré syndrome in the next lecture. Now our current topic is multiple sclerosis. Okay, let's start. Let's start with the definition of the multiple sclerosis. So, what is multiple sclerosis? Multiple sclerosis is an inflammatory relapsing or a progressive disorder of the central nervous system which includes spinal cord and brain. ये एक acute progressive inflammatory condition होती है जिसमें हमें symptoms देखने को मिलते हैं at a टाइम और एट द एज के साथ ही हमारा प्रोग्रेस होता रहता है, ठीक है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमारा इफेक्ट करता है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन इंक्लूड होती है। नेक्स्ट इज इट इज अ क्रॉनिक डीमाइलिनेशन डिजीज दैट इफेक्ट्स द माइलिन शीथ ऑफ द नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये एक डीमाइलिनेशन डिजीज होती है इन विच माइलिन शीथ का डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, माइलिन शीथ हमारी डैमेज होने लगती है। एंड व्हाट इज माइलिन शीथ? दैट आर द प्रोटेक्टिंग कवरिंग ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। ओके, एज वी ऑल सी इन डायग्राम, इट इज अ हेल्दी नर्व सेल, ठीक है, ये नॉर्मल नर्व सेल है और इसमें दिस इज माइलिन शीथ और इसका माइलिन शीथ का डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो इट इज अफेक्ट विद द मल्टीपल स्क्लेरोसिस। नेक्स्ट इज इट इज कैटेगराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ पैचेस ऑफ द डीमाइलिनेशन द व्हाइट मैटर ऑफ द सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के व्हाइट मैटर में हमें डीमाइलिनेशन देखने को मिलता है जिसमें हमें इसकी अपीयरेंस पैचेस लाइक देखने को मिलती है, ठीक है। पैचेस लाइक इसमें अपीयरेंस होता है। फर्स्टली ये स्टार्टिंग होती है हमारी ऑप्टिक नर्व से, आईज से, and then spinal cord and then cerebellum. Next is multiple sclerosis involves an immune mediated process in which an abnormal response of the body immune system is directed against the central nervous system. What is immune mediated process? It is also known as autoimmune response. And what is autoimmune response? When the body's immune system mistakenly attacks its own healthy cells or tissues, ठीक है। जब हमारा ही बॉडी का इम्यून सिस्टम वो अटैक करने लग जाता है हमारी हेल्दी सेल्स और टिश्यूज को, जिसकी वजह से वहाँ पर इन्फ्लेमेशन और डैमेज होना स्टार्ट हो जाती हैं नर्व्स। क्लियर? नेक्स्ट इज एपिडेमियोलॉजी ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। सो मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज नॉट अ रेयर डिसऑर्डर एंड इट अफेक्ट्स द मिलियंस वर्ल्ड वाइड एंड ऑनसेट अकर्स बिटवीन द 20 to 40 ईयर्स ऑफ एज, 20 से 40 की एज में होता है और एक रेयर डिसऑर्डर नहीं है, रेयर डिजीज नहीं है ये। And women are more affected than men. So why women are more affected than men? Why not men are affected? Clear? So इसमें हमारे दो कंट्रीब्यूट फैक्टर्स हो सकते हैं। एक आता है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस, ठीक है, हार्मोनल का इन्फ्लुएंस हो जाना, उसका कॉम्बिनेशन। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, कोई दो हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन होता है, इसमें मॉड्यूलेट करता है हमारे इम्यून के फंक्शन को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हार्मोनल इन्फ्लुएंस। एक सेकंड फैक्टर्स हो सकता है हमारा जेनेटिक वेरिएशंस, कुछ जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं जिसकी वजह से वुमेन्स में इसमें होने के चांसेस या रिस्क ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू मैन। नेक्स्ट इज मोस्ट प्रेवलेंट इन कोल्डर क्लाइमेट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के कोल्डर क्लाइमेट्स में इसकी प्रेवलेंस ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट इज माइग्रेशन। सो व्हाट इज माइग्रेशन? सो माइग्रेशन इज रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ इम्यून सेल्स, ठीक है, मूवमेंट ऑफ इम्यून सेल्स पर्टिकुलरली से lymphocytes फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम्स इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जाते हैं हमारे lymphocytes, ठीक है, मतलब मूवमेंट ऑफ इम्यून सेल्स। इट इज नॉन एज माइग्रेशन। नेक्स्ट इज etiology of multiple sclerosis. So exact cause of multiple sclerosis is unknown, but some researchers think that it is caused by the damage of myelin sheath that are the protecting covering of the surrounding nerve cells. Clear? Next is most theories suggest that the multiple sclerosis is immunogenic viral disease. कुछ वायरस की वजह से भी अफेक्ट हो सकता है, such as Epstein-Barr virus, varicella zoster virus, hepatitis vaccine. Next is another theory suggests that the immune system mistakes a protein of the myelin protein for a viruses that is structurally similar and target is for destruction known as molecular mimicry. ठीक है, कुछ इम्यून सिस्टम होता है वो हमारे माइलिन शीथ को डिस्ट्रॉय करता है जिसकी वजह से वहाँ पे प्रोटीन नहीं बन पाता है, ठीक है, कोई वायरस की वजह से या फिर कोई इटियोलॉजिक फैक्टर्स की वजह से। तो इसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर मिमिक्री। नेक्स्ट इज clinical features of the multiple sclerosis.
फर्स्ट इज अटेक्सिया देखने को मिलेगा हम उसमें, ठीक है, इम्प्रॉपर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन. नेक्स्ट इज निस्टैग्मस, डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन swallowing इन फूड एंड लिक्विड्स. नेक्स्ट इज dysarthria, slurred speech एंड numbness. numbness इज पिन एंड निडल सेंसेशन देखने को मिलती है, टिंगलिंग मिलेगी. numbness एंड वीकनेस, फटीग, स्पेस्टिसिटी, ट्रेमर्स, विजन प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगा. इम्पेयर्ड कॉग्निशन, ठीक है, उसकी कॉग्निटिव इम्पेयर्ड होगी. नेक्स्ट इज क्रॉनिक पेन एंड गेट डिस्टर्बेंसेज ऑल्सो. These all are the clinical features of multiple sclerosis. Next is pathophysiology. Due to any etiologic factor, ठीक है, कोई भी etiological factor हो सकता है, हमारा वायरस हो सकता है या कोई भी etiologic factor होता है जिसकी वजह से हमारा multiple sclerosis cause होता है. So firstly, due to etiologic factor. Next is activated T cells expressed in central nervous system. हमारे central nervous system में express करती हैं T cells is called activated T cells. एंड नेक्स्ट इज देन मैक्रोफेजेस बी सेल्स एंटर्स द ब्रेन. मैक्रोफेजेस बी सेल्स होती हैं, वो हमारे ब्रेन में एंटर करती हैं किसके थ्रू, पेरिफेरल सर्कुलेशन के. नेक्स्ट इज जिसकी वजह से हमारा इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगी. सो व्हाट इज इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस? इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस को हम सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं और इम्यून रिस्पॉन्स देता है. क्लियर? सो इसका प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन स्टार्ट होने लगती है. नेक्स्ट इज देन बोथ एक्टिवेटेड टी सेल्स एंड बी सेल्स कॉज डीमाइलिनेशन. ठीक है, ये दोनों हमारे ब्रेन में जाएंगी पेरिफेरल सर्कुलेशन के थ्रू, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन स्टार्ट होगी. देन वहाँ पर डीमाइलिनेशन होना स्टार्ट होगा. डीमाइलिनेशन स्टार्ट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे प्लेक्स देखने को मिलेगा. ठीक है, पैचेस लाइक अपीयरेंस देखने को में पड़ा था. तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ प्लेक्स. व्हाट इज प्लेक्स? वहाँ पे एबनॉर्मल फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है या फिर एबनॉर्मल सब्सटेंस आने लगता है हमारी बॉडी में. ठीक है, तो इज नॉन एज प्लेक्स. वहाँ पे प्लेक का फॉर्मेशन होगा. देन इज कोजिंग स्कारिंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द शीथ. शीथ का वहाँ पे स्कार्स देखने को मिलेगी और शीथ का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से एडीमा होगा वहाँ. एंड देन इज कोज मल्टीपल स्क्लेरोसिस. दिस इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस. ये हमें एक चार्ट के थ्रू बता रखा है, सारा प्रोसेस पैथोलॉजिकल प्रोसेस है मल्टीपल स्क्लेरोसिस का, जो हमने अभी पीछे पढ़ा है. ठीक है, नेक्स्ट इज रिस्क फैक्टर्स. सो व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस? फर्स्टली ऑनसेट हमने देखा था एपिडेमियोलॉजी में, वही सेम है. एज इज 20 to 40 ईयर्स ऑफ एज. एंड सेक्स इसमें बता रखा है हमने मल्टीपल स्क्लेरोसिस में पीछे पढ़ा था एपिडेमियोलॉजी में सेम. वुमेन्स आर मोर अफेक्टेड देन मेंस. डिटरमिनेंट टू कॉन्ट्रीब्यूटर फैक्टर्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस और जेनेटिक वेरिएशन. क्लियर? नेक्स्ट इज कोई फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी हो सकता है. नेक्स्ट इज स्मोकिंग. देन फिजिकल इंजरी या कोई स्ट्रेस की वजह से भी हमारा मल्टीपल स्क्लेरोसिस कोज हो सकता है. कोई भी etiological फैक्टर हो सकता है उसका. क्लियर? सो दीज ऑल आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ द मल्टीपल स्क्लेरोसिस. नेक्स्ट इज टाइप्स. ठीक है, नाउ मल्टीपल स्क्लेरोसिस आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस. फर्स्ट इज रिलैप्सिंग रेमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस. Second one is primary progressive multiple sclerosis, and third one is secondary progressive, and fourth one is progressive relapsing multiple sclerosis. Okay, so we will discuss one by one. First है relapsing remitting multiple sclerosis. It is the most common type of multiple sclerosis. ठीक है, ये सब चारों में सबसे ज़्यादा most common होता है, and it includes symptoms relapse and go away and get better. सबसे पहले हमें relapsing और remitting का मतलब जानना है. क्या होता है रिलैप्सिंग एंड रेमिटिंग? ठीक है, सो रिलैप्सिंग होता है मतलब एपिसोड्स ऑफ न्यू न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स और गेट वर्स्ट. ठीक है, एक नए न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जो हमारे उसके एपिसोड्स आने स्टार्ट होते हैं और वो एट द टाइम वो वर्स्ट होने लग जाते हैं. इट्स ऑल्सो नोन एज रिलैप्सिंग. सच एज इट्स एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे विजन प्रॉब्लम हो गई कोई, ठीक है, एंड फटीग, ये कोई मसल वीकनेस. ठीक है, ये कोई न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं जिसके हमारे एपिसोड्स आते हैं, लेकिन एट द टाइम वो वर्स्ट होने लग जाते हैं. ठीक है, एंड गेट बेटर. नेक्स्ट इज रिमिशंस कैन लास्ट फ्रॉम द वीक्स टू मंथ्स इज नॉट रिलैप्सिंग. सेकेंड टर्म आती है हमारे रेमिटिंग रेमिशंस. ये क्या होता है हमारा रेमिशंस? सो ये भी क्या होता है हमारा वन पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द सिम्टम्स आर इम्प्रूव आइदर पार्शियली और कंप्लीटली. ठीक है, एक टाइम के आने के बाद जब हमारे सिम्टम्स वो रिकवरी फेज में आते हैं, ठीक है, आइदर पार्शियली और कंप्लीटली, या तो वो या चाहे वो कम ही वो उसका रिकवरी आए, चाहे उसका कंप्लीट रिकवरी आए. ठीक है, इट्स नॉन एज रेमिटिंग. और रेमिशन कैसे आते हैं? वीक्स टू मंथ्स. ठीक है, वीक्स टू मंथ्स.
ये है हमारा रिलैप्सिंग रेमिटिंग. सो इट इज़ अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस. इट इंक्लूड सिम्टम्स रिलैप्स. ठीक है, रिलैप्स मतलब न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं एंड गो अवे एंड गेट बेटर, एंड रिमिशंस कैन लास्ट फ्रॉम वीक्स टू मंथ्स. क्लियर. सेकेंड वन इज प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस. प्राइमरी प्रोग्रेसिव, ठीक है, एट द टाइम वो बढ़ता जाता है हमारा. सो इट इज़ अ लेस कॉमन दैन अदर टाइप्स ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, बट इट अकर्स एंड इट इंक्लूड सिम्टम्स स्टेडली वर्जन विद नो पीरियड ऑफ रेमिशंस. ठीक है, इसमें कोई भी रेमिशन का पीरियड नहीं मिलता है, मतलब रिकवरी वाला. ठीक है, जो हमने पार्शियली एंड कम्प्लीटली वाला पढ़ा था, इसमें कोई रेमिशन नहीं होता है. थर्ड वन इज secondary progressive multiple sclerosis. So this type of multiple sclerosis can came after the relapsing remitting multiple sclerosis. ठीक है, ये किसके बाद आता है हमारा ये वाला टाइप का मल्टीपल स्क्लेरोसिस? रिलैप्सिंग रेमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एंड इट इंक्लूड सिम्टम्स स्लोली गेट वर्जन ओवर द टाइम. ठीक है, ये कम वर्स्ट होता है टाइम के साथ साथ, थोड़ा कम वर्स्ट होता है ये. ठीक है, एज कंपेयर टू रिलैप्सिंग रेमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस. फोर्थ वन इज प्रोग्रेसिव रिलैप्सिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस. प्रोग्रेसिव, क्लियर, देख रहे हैं आप डायग्राम में, प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस. इट इंक्लूड सिम्टम्स ग्रेजुअल इंक्रीज. हम देख रहे हैं ना हमसे एग्जाम्पल में, ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज होता है ये वाला हमारा. फोर्थ वन इज क्लियर. देन डायग्नोसिस, सबसे पहले हम उसकी हिस्ट्री लेंगे. नेक्स्ट इज फिजिकल एग्जामिनेशन, CSF का एवेल्युएशन करेंगे. ठीक है, एंड नर्व कंडक्शन स्टडीज, नर्व कंडक्शन देखेंगे उसका किस तरह से है, MRI एंड CT स्कैन. दीज ऑल आर द डायग्नोसिस प्रोसेस ऑफ द मल्टीपल स्क्लेरोसिस. नेक्स्ट इज कुछ स्केल्स होते हैं, कुछ असेसमेंट टूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस का पता लगाते हैं. फर्स्ट आता है हमारा एक्सपैंडेड डिसेबिलिटी स्टेटस स्केल, बाथल इंडेक्स, मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्वालिटी ऑफ लाइफ, मॉडिफाइड फटीग इम्पैक्ट स्केल. ठीक है, ये कुछ हमारे स्केल्स और असेसमेंट टूल्स हैं जिसके थ्रू हम जल्दी उसका मल्टीपल स्क्लेरोसिस का डायग्नोज करते हैं या फिर पता लगाते हैं. नेक्स्ट है हमारा लास्ट वन इज मैनेजमेंट. सो वी डिवाइडेड द मैनेजमेंट इन द टू टाइप्स, मेडिकल मैनेजमेंट एंड फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट. सो मेडिकल मैनेजमेंट में हम कुछ मेडिकेशंस देते हैं जिसमें हमें इंक्लूड होता है इंट्रावीनस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जो कि रिलैप्सिंग के लिए है. रिलैप्सिंग हमने टर्म पढ़ा था अभी. क्या होता है रिलैप्सिंग? एपिसोड्स ऑफ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स और गेट वर्स्ट विद द टाइम. क्लियर. नेक्स्ट इज डायज़ेपाम इज यूज्ड फॉर द स्पाज्म, and amantadine and hydrochloride is used for the fatigue. Next is bethanicol and uricolic used for the urinary retention. Next is hydroxyzine and clonazepam is used for the tremors. Next is physiotherapy management. फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में हम सबसे पहले कवर करेंगे पेन मैनेजमेंट, दैन इम्प्रूव द मोबिलिटी, रिड्यूस स्पैस्टिसिटी, improve balance and coordination, improve their gait pattern and respiratory care, and provide assistive devices. So thank you everyone. Now we will start in the next lecture with a new interesting topic. So anyone wants to a note, so please let me know in a comment box. Goodbye. Take care of yourself.